हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। देखो बच्चों, एलसीआर सर्किट को हमने डिस्कस किया है। हमने उसका इम्पीडेंस पढ़ा है, फेजर डायग्राम पढ़ा है, हमने एलसीआर में रेजोनेंस पढ़ा है, शार्पनेस पढ़ी है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ा है। अब एक टॉपिक और है, वो है पावर फैक्टर। देखो जो पावर फैक्टर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम पावर पढ़ेंगे, पावर पढ़ते हैं इसी एलसीआर सर्किट की, तो उसमें एक फैक्टर आता है पावर में, उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई वो है क्या, आखिर नाम हमने उसका ऐसा क्यों दिया है। तो देखो बच्चों, अगर हम पावर की बात करें तो पावर, बल्कि एवरेज पावर की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये हमने पढ़ा है एवरेज पावर का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए, जो ERMS है इसका मतलब होता है वर्चुअल EMF। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल EMF। इसको हम बोल देते हैं वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट। ठीक है। और वर्चुअल करंट क्या है या RMS करंट क्या है, एक ही बात है। और अब हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर मैं लिखता हूँ ERMS इंटू IRMS, तो ये E इंटू आई करा है मैंने। जब मैं वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो पावर का ही तो फॉर्मूला है, यानी कि ये पावर है। और ये पावर का फॉर्मूला इसको हम कह सकते हैं, लेकिन देखिए जहां पर रेसिस्टर है वहां तो आप कह लीजिए कि ये पावर का फॉर्मूला है, भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज में कोई फेज होता ही नहीं है, तो वहां पर फेज एंगल कहीं है ही नहीं। अगर बात करें हम इंडक्टर की, बात करें हम कैपेसिटर की, वहां पर फेज है वोल्टेज और करंट के बीच में। जब फेज आएगा वोल्टेज और करंट में, तो उनके बीच में एक एंगल भी होगा। अब एंगल तो कहीं इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो अभी हम फॉर्मूला इसको पावर बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये पावर तो नहीं है। तो इसको हमने बोला कि ये हमें पावर जैसा लग रहा है स्टेप, तो उसको बोला हमने एपरेंट पावर। ठीक है, मतलब पावर का फॉर्मूला ये है, पर एग्जैक्टली अप्लाई तो नहीं होगा ये कैपेसिटर में या इंडक्टर में। तो पावर जैसा लग रहा है तो उसको एपरेंट पावर कह दिया हमने। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम जब ERMS और हम IRMS को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब हम इसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर को जब तक हम cos फाई से मल्टीप्लाई नहीं कर लेते हैं, फेज एंगल से मल्टीप्लाई नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है हमारा, जो हमारी एग्जैक्ट पावर है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रू पावर है, वो नहीं आती है। तो ट्रू पावर निकालने के लिए आपको इसे cos फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसीलिए इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं cos फाई, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करे बिना पावर जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो अपरेंट पावर कहलाएगी। तो यानी कि एक फैक्टर है पावर निकालने के लिए, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ट्रू पावर बन जाती है, इसीलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा ट्रू पावर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ट्रू पावर का मतलब हो गया हमारे पास अपरेंट पावर, अपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर, मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि पावर फैक्टर का कंसेप्ट आखिर क्यों आया। तो पावर फैक्टर कंसेप्ट इसीलिए आया क्योंकि हमें फेज चाहिए था, हमें फेज एंगल चाहिए था। ठीक है, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, पावर फैक्टर का सिंबल हमारा cos फाई कहलाता है, तो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। cos फाई का मतलब होता है R/Z। ठीक है, R/Z, R हो गया रेजिस्टेंस, R हो गया रेजिस्टेंस, और Z क्या हो गया, इम्पीडेंस। ठीक है, और दोनों रेशियो है तो कोई यूनिट तो आएगी नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें एट रेजोनेंस, अगर हम रेजोनेंस की बात करें, तो हमें पता है रेजोनेंस जब होता है एलसीआर सर्किट में, तो R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, उस समय R इक्वल टू Z होता है। यानी कि उस केस में फिर cos फाई हमारा कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा हमारे पास R अपॉन R इक्वल टू 1, यानी cos फाई 1 हो जाएगा। और cos फाई अगर 1 है तो यहाँ से ये cos में किसकी वैल्यू है, ये cos 0 की वैल्यू है। इसका मतलब फाई कितना आ गया हमारे पास, फाई इज 0 डिग्री। इसका मतलब इस केस में जो फेज है वो हो जाता है आपका 0 डिग्री, और cos फाई की वैल्यू हो जाती है 1। ध्यान रखना, cos फाई 1 होता है। बच्चे कई बार फाई को जीरो जीरो cos फाई को 0 कर देते हैं, 0 नहीं है cos फाई, cos फाई 1 है।
और जो फेज है फाई उसकी वैल्यू 0 डिग्री है, वो एंगल है और ये पूरा फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो अब याद रखेंगे हम इस बात में कि अगर cos फाई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस हो रहा है सर्किट में। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो R इक्वल टू जेड लिया होगा आपने, यानी XL इक्वल टू XC लिया होगा आपने। तो इसका मतलब उस केस के लिए जो हमारा पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, और इसको आप प्योरली रेसिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, जहां पर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए उसको आप प्योरली रेसिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और चीजों के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए भी चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये रहा आपका पावर फैक्टर का कंसेप्ट, और अगर डेफिनेशन चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं कि cos फाई जो होता है वो R बाई जेड होता है। तो वहां से आप इस फॉर्मूले से भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ से जो थ्योरेटिकल है यहाँ से लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाय द अपरेंट पावर। तो इस तरीके से पावर फैक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।